नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था, जो कॉलोनियल रूल था, उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टडी करते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका एक इंपैक्ट ये पड़ा, उसका एक रिजल्ट ये निकला कि आपके जो फूड ग्रेड प्रोडक्शन था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। ठीक है, उसी के साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है वो है बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ब्रिटिशर्स का एक मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो इंडियन इकोनॉमी को था वो था बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स, आपके पोर्ट्स हो गए, आपके ट्रेडिंग स्टेशंस हो गए, ठीक है, आपके रेलवेज हो गए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया था, जिससे इंडियन पॉपुलेशन को और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली थी। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही टर्म्स में इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला था। साथ ही साथ में आप देखोगे जो थर्ड पॉइंट है वो है चेक ऑफ फेमाइंस। ठीक है, फेमाइंस के ऊपर एक तरीके से रोक लग गई थी। पहले के टाइम में जितने ज्यादा फेमाइंस होते थे एज कंपेयर टू नाउ वो अब कम हो चुके थे, क्योंकि अब रोड्स अच्छी बन चुकी थी, आपके ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स अच्छे हो चुके थे। जहां कहीं पे भी फेमाइंस आते थे वहां पे रोड्स और रेलवेज की मदद से आपका थोड़ा बहुत ग्रेन पहुंच जाता था, फूड प्रोडक्शन पहुंच जाता था, ताकि जो डिवास्टेशन होता है वो अपने मेजर इंपैक्ट पे ना हो। ठीक है, इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो उसका पॉपुलेशन के ऊपर, वो कम से कम करने की कोशिश करी जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की मदद से इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आपको एक बात जानते होंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके अंदर पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम था गुड फॉर गुड, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो मॉनेटरी इकोनॉमी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था। अब मनी से, पैसे से आप गुड खरीद सकते थे, आप गुड से दूसरा गुड नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, तो एक ये मेजर कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का कि इंडियन इकोनॉमी को, कि उन्होंने इकोनॉमी को मॉनेटरी इकोनॉमी के तौर पे चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो था आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, आपके ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक बिल्डअप, कंप्लीटली बिल्डअप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रोवाइड करा। ठीक है, ताकि आगे जाके इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अपने आप अपने तरीके से इस सेटअप को यूज कर सके। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आगे चलकर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करी थी। ठीक है, मतलब कि हम देख सकते हैं कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज करा था, इकोनॉमी पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दी थी, कंप्लीट रूइन था, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर था। क्योंकि आप देखोगे कोई भी चीज हो जाए, ठीक है, भले ही वो चाहे कितनी ही नेगेटिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिविटी दे ही जाती है। जैसे कि आपके ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिशर्स ये सभी चीजें भले ही अपने लिए कर लेते, कमर्शियलाइजेशन उन्होंने अपने लिए करा, ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अपने लिए बनाया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से फेमाइन चेकअप हुए, उसी के बाद मॉनेटरी इकोनॉमी उन्होंने अपने लिए चेंज करी थी मॉनेटरी इकोनॉमी में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी उन्होंने अपने लिए ही करा था। सभी चीजें उन्होंने अपने लिए करी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी को मिला। ठीक है दोस्तों, तो अब बेसिकली बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका कंप्लीट सम अप होने वाला है। इस पॉइंट के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक जितने टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब कि स्टेट क्या थी इंडियन इकोनॉमी की ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय पे इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या थी, कंडीशन क्या थी, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी। जो उस समय की इंडियन इकोनॉमी थी, जो हमको इकोनॉमी मिली, वो कंप्लीटली कॉलोनियल इकोनॉमी थी। उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हुए इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीटली चेंज कर देता। जैसे ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया की सारी वेल्थ, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की सारी वेल्थ आपके ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए जा रही थी। ठीक है,
ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था इंडियन वेल्थ का, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जरूर पड़ा था, ठीक है, वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था। साथ ही साथ में जो रॉ मटेरियल्स थे, जब रॉ मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता था, उसका भी एक एडवर्स इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है, ठीक है। साथ ही साथ में जो कमर्शियलाइजेशन थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल की जो कमर्शियलाइजेशन थी, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा कि अब आपकी इंडियन इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई थी, ठीक है। अब आपकी जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी वो ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल थी, कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल थी। आपकी सारी वेल्थ ब्रिटिशर्स के पास जा रही थी, सारा रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। उन्होंने अपने हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को कमर्शियलाइज कर दिया था। इंडिया में स्टार्टिंग में कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंस होता था अपने एक परिवार के लिए, अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने कम्युनिटीज के लिए। ब्रिटिशर्स के आने से कमर्शियलाइजेशन आ गया कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा मनी के लिए थे, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी सेल होता था, वो मनी के लिए था, वो अब कमर्शियलाइजेशन के अंदर चेंज हो गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है आपका सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया, ना ही उन्होंने उसको पूरा फ्यूडल रखा और ना ही उन्होंने उसको पूरा चेंज करा, उन्होंने उसको सेमी फ्यूडल रखा, क्योंकि उनको पता था अगर कंप्लीटली चेंज कर देंगे तब भी उनको प्रॉब्लम आएगी, और अगर कंप्लीटली फ्यूडल इकोनॉमी रखेंगे तब भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपके फ्यूडल सिस्टम्स के साथ साथ कैपिटलिस्ट सिस्टम भी मौजूद थे। फ्यूडल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फ्यूडल सिस्टम होता है जहां पे आपके लैंडलॉर्ड और आपके टेनेंट का कह लीजिए एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आपने लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दोनों वर्ड से आप फेमिलियर हो गए। आपके जमींदार सिस्टम के बारे में स्टडी करा था, जहां पे आपका लैंडलॉर्ड होता है जो ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजिए अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। जो टेनेंट है, ठीक है, जो फार्मर वहां पे काम कर रहा होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फ्यूडल इकोनॉमी के अंदर इन दोनों बीच की रिलेशनशिप थी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिलेशनशिप थी, जिससे आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर या जो फार्मर्स थे वो रूइन हो गए, ठीक है, वो कंप्लीटली डिग्रेडेड कंडीशन में आ गए। दूसरे तरीके पे उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम भी स्टार्ट कर रखा था। यहां पर भी रिलेशनशिप थी, लेकिन यहां पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप नहीं थी। यहां पे रिलेशनशिप थी आपके बिजनेस ओनर की और आपके लेबर की, ठीक है। यहां पे आप देखोगे बिजनेस ओनर और लेबर के बीच की रिलेशनशिप थी, सेम चीज थी। बिजनेस ओनर भी लेबर से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता था और लेबर की कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। मतलब कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में चेंज कर दिया, जहां पर फ्यूडल सिस्टम भी मौजूद था, एग्रीकल्चर भी था, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप भी थी, और वहीं पे कैपिटलिस्ट सिस्टम भी था, जहां पे आपके बिजनेसमैन और लेबर की रिलेशनशिप भी थी, उनकी कंडीशन भी थी, ठीक है। तो मतलब कि इंडियन इकोनॉमी अब चेंज हो चुकी थी, एक मिक्सअप कह सकते हो। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने एक मिक्सअप कर दिया था फ्यूडल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। इसी के साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, उसकी स्टेट क्या थी जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो रुकी हुई है, जो थमी हुई है, जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को जिस कंडीशन में दिया था वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ में स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट, ठीक है। एट अ वेरी लो रेट से मतलब है कि या तो वो ग्रो हो ही नहीं रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत ही धीमे धीमे हो रही है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, ठीक है, और उस कंट्री की अगर इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बैकवर्ड इकोनॉमी के तौर पे रिकॉग्नाइज करा जाता था, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड थी और अंडर डेवलप थी, ठीक है। एक तो अभी वो डेवलप भी नहीं हुई थी और साथ ही साथ में वो बैकवर्ड थी। अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन बैकवर्ड और अंडर डेवलप होने के रीजंस क्या थे, तो आप देखोगे मास इलिटरेसी, ठीक है, लोग इलिटरेट नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, लोगों को पढ़ना नहीं आता था, समझना नहीं आता था। साथ ही साथ में हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है,
लो मेथड्स, लो रिसोर्सेज, साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये सभी रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। ठीक है, उसको बैकवर्ड इकोनॉमी के तौर पे रिकॉग्नाइज करा गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिप्लीटेड इकोनॉमी। ठीक है, डिप्लीटेड इकोनॉमी का पहले मतलब समझिए, डिप्लीटेड इकोनॉमी होती कौन सी है, किसको हम डिप्लीटेड इकोनॉमी कह सकते हैं। डिप्लीटेड इकोनॉमी हम एक ऐसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर उसके फिजिकल एसेट जो चेंज नहीं करे जाए। अब फिजिकल एसेट क्या होते हैं? फिजिकल एसेट्स होते हैं आपकी मशीनरीज। ठीक है, मशीनरी हो गई, आप कह लीजिए आपके बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, ठीक है, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सभी चीजें आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं। अब आप एक बात खुद सोचिए कि सालों से अगर हम किसी भी एक मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली बात है कि वो कम होएगा, क्योंकि वो भी एक मशीन है, वो कब तक प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एक डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी इसलिए थी क्योंकि फिजिकल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करा गया था, फिजिकल एसेट्स को चेंज नहीं करा गया था। टाइम टू टाइम इन फिजिकल एसेट्स को चेंज करना पड़ता है ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। लेकिन जो इंडियन मशीनरी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स थे, उन फिजिकल एसेट्स को चेंज नहीं करा गया, साथ ही साथ उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाला गया। आप देखोगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जितने भी आप कह लीजिए चीजें थी, वो सभी इंडियन मशीनरी से ही लिए जा रहे थे। ठीक है, अब जहां पे इंडियन फिजिकल एसेट्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे, वहीं पे उनके ऊपर और ज्यादा दबाव डाला गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करा, ना ही उनको इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन अदर साइड पे उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है, हमको वेपनरीज और दूसरे इक्विपमेंट्स यहीं से चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी एक डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, क्योंकि वहां के जो फिजिकल एसेट्स थे वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्यूटेड इकोनॉमी। ठीक है, अब एम्प्यूटेड इकोनॉमी के बारे में समझते हैं पहले कि एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब होता है बटी हुई इकोनॉमी। ठीक है, टूटी हुई इकोनॉमी, या हम कहें डिवाइडेड इकोनॉमी। ठीक है, तो आप देखोगे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी किस वजह से हुई? आप देखोगे ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, स्टार्टिंग से ही वो किसी ना किसी कम्युनिटी को अलग अलग टर्म्स पे डिवाइड करता है, रिलीजन के टर्म पे, कास्ट के टर्म पे, क्लास के टर्म पे। ठीक है, आप देखोगे दो पॉइंट्स हैं जो मेंशन करने वाले। जियोग्राफिकल डिवाइड हुआ। जियोग्राफिकल डिवाइड का मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान, दो अलग अलग नेशन को बिल्डअप करा गया, उसका इंपैक्ट पड़ा, उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ा कि उसको एम्प्यूटेड इकोनॉमी कहा गया। क्यों कहा गया? पहली चीज, जो पॉपुलेशन थी, या हम कहें जो रेफ्यूजीज थी, उनको स्टेबल करना था। इंडिया के अंदर उनको लोकेशन प्रोवाइड करनी थी, उनको मेंटेन करना था, सभी आप कह लीजिए बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड करनी थी। जब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, ठीक है, साथ ही साथ में डिप्लीटेड भी है, उस वक्त पे इन रेफ्यूजीज को स्टेबल करा गया, उनको जगह प्रोवाइड करी, उनको मेंटेन करा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करा। अब वो कहीं और से तो नहीं हुआ था, वो इसी इकोनॉमी की मदद से हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पहला प्रेशर यहाँ पे आया। उसके बाद दूसरा प्रेशर आया कि जो आपके रॉ मटेरियल्स थे, जब आप देखोगे जब आपकी कंट्री का डिवाइड हुआ, रिजल्ट क्या निकला? कुछ सेक्टर्स, कुछ अच्छे अच्छे सेक्टर पाकिस्तान में चले गए, कुछ सेक्टर्स इंडिया में आ गए, कुछ आप कह लीजिए प्रोडक्टिव लैंड पाकिस्तान में चले गए, कुछ प्रोडक्टिव लैंड इंडिया में आ गए। रॉ मटेरियल्स का डिवाइड हो गया, जैसे कि आपके जूट और कॉटन इंडस्ट्री हो गए, जो अच्छे खासे ग्रोन लैंड्स थे जहां पे अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होती थी, वो पाकिस्तान के साइड पे चले गए। उसका भी इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, और ये जियोग्राफिकल डिवाइड की वजह से हुआ था। ठीक है, तो आप देखोगे जो एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ा था। ठीक है, आप देखोगे ये सभी पॉइंट्स है जो मेंशन करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी को इसीलिए एम्प्यूटेड इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि एक तो वहां पे जो रेफ्यूजीज थे उनको स्टेबल करना था, फिर साथ ही साथ में रॉ मटेरियल्स का भी डिवाइड हो गया था, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को बटी हुई इकोनॉमी कहते हैं। अगर आपकी इंडिया और पाकिस्तान कंबाइंड रहते तो रिसोर्सेज की अबंडेंस होती, ठीक है, सेक्टर्स अबंडेंस होते, आपके गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल की अबंडेंस होती, और उससे इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्टअप मिल सकता था। लेकिन जब डिवाइड हो गया, जब जियोग्राफिकल डिवाइड हुआ, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का भी डिवाइड हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि अभी हमने आज की वीडियो में
कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा है कि आपके ब्रिटिशर्स के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे, और एट लास्ट आज की वीडियो में हमने चैप्टर को सम अप करा है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है जो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उन सभी पॉइंट्स को आज हमने सम अप कर दिया है कि एंड में जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस वक्त पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, उस वक्त पे इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप आज पहली वीडियो देख रहे हो, अगर आपके कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, कुछ टॉपिक मिसिंग है, तो ऊपर आई बटन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।